अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नया साल जहां सबके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया, वहीं 2022 का साल कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम ममालिक और ख़ास कर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल तरीन रहा। चाहे वो सियासी हालात हो या माशी तरक्की, सभी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुतासर रहे और उनका बुरा असर आवाम पर पड़ा और मईशत नुकसान का शिकार रही। मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो ज़ाती मफादात मुल्की मफाद पर गालिब रहे, जिसकी वजह से हुकूमत मुख्तलिफ हवालों से तनाज़ात से दो चार रही और पूरा साल इसी कशमकश में गुजर गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों का इजाफा दुनिया भर की तजारती सरगर्मियों पर असरअंदाज हुआ। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि 2022 का साल पूरी दुनिया के लिए एक सबक की तरह रहा और ये नसीहत कर गया कि हमें पुरानी गलतियों को दोहराने से परहेज करना होगा और नए साल में सख्त मेहनत करना होगी और उन पॉलिसियों को अपनाना होगा जिनसे हर काम में बेहतरी लाई जा सके। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। नया साल हमेशा से नए इरादों का अज़्म लेकर हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और एहसास दिलाता है कि गुजरा हुआ साल हमारे दामन में क्या डाल कर गया और हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन सबसे पहले अपना तज़िया करना ज़रूरी है ताकि उन गलतियों का सदेबाब बेहतर तरीके से हो जिनको पहले दुरुस्त नहीं किया जा सका। 2023 में कदम रखते हुए बहैसियत कौम सबके जहन में एक सवाल आता है कि नए साल में हम किन मसाइल, चैलेंजेस और उम्मीदों के साथ दाखिल हो रहे हैं, किन माशी बहरानों का सामना करना पड़ा और किन मुश्किलात से गुजरना अभी बाकी है। साल 2022 कराची के शहरियों के लिए बदतरीन साल रहा है। तकरीबन 7 साल का ही रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 2022 मुल्क के लिए ज्यादा परेशानी का बायस रहा। आलमी मसाइल से लेकर सियासी कशमकश और सैलाब की तबाहकारियों ने हर चीज पर बराह रास्त असर डाला। ज्यादा जो तबाहकारियाँ हुई थी वो दादू साइड पे हुई थी। आधा सिंध डूब गया कि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गया, जिसने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया और हुकूमती सतह पर किए गए कुछ फैसले भी महंगाई और दीगर बुनियादी मसाइल बढ़ाने का बायस बने, जिससे एक अजीब सी सूरत हाल पूरे साल दरपेश रही। इतनी महंगाई के गरीब आदमी का अब नहीं गुजारा हो रहा। मईशत देख ले, हमारी स्टॉक एक्सचेंज देख ले हमारा। यहाँ तो सारे गद्दार ही आए हुए, कोई भी नहीं, सब अपनी जेब भर रहे। एक वजीर खारजा है जिन्होंने खर्चा किया 2 अरब रुपए सिर्फ अपने चक्करों पे लगाने पे खर्च कर दिया। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि नया साल सबके लिए अपनी गलतियों को सुधारने का मौका लेकर आया है, जिनको ठीक किए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2022 में पाकिस्तान में कई बड़ी सियासी और माशी तब्दीलियां पेश आईं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की बढ़ती कीमत से पाकिस्तान की बिगड़ती मईशत मजीद पस्ती का शिकार हो गई। बैरूनी कर्जों की वजह से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सामना हुकूमत को करना पड़ा, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ टैक्सों का बोझ अवाम पर डालना पड़ा, जो कारोबारी और तजारत से वाबस्ता लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम न था। वसाइल कम और मसाइल बढ़ गए। बिजली गैस की कमी की वजह से मुताद्दिद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कंपनियां बंद कर दी गई। बेरोजगारी की शरह बढ़ने से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। स्ट्रीट क्राइम्स खतरनाक हद तक बढ़ गए। मासूम बेगुनाह लोग अपने माल के साथ जिंदगी से भी महरूम हो गए और कई खानदानों के रोशन चिराग बुझकर मौत के अंधेरों में खो गए। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि माशी तरक्की का जनाजा निकल गया। नया साल 2023 अब पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और किन मंसूबा बंदियों की जरूरत है, इस हवाले से अवामी राय क्या है और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, 2022 का साल गुजर गया, कैसा लगा ये साल और अब जो 2023 का नया साल आ रहा है क्या तब्दीलियां लाएगा? जो साल गुजर गया
उसको अब हम रोएंगे नहीं, और जो आने वाला है उसके लिए हम दुआ करेंगे। तो ये जो गुजर गया उसमें कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहती हैं आप? इतनी महंगाई के गरीब आदमी का अब नहीं गुजारा हो रहा, चोरी चकारी, मतलब हम लोगों का हर वक्त ये डर रहता है कि हम अपना वॉलेट या पर्स जो है वो जितने पैसे घर में हैं वो रखे जाएं, थोड़े बहुत लेके जाएं। रिसेंटली अभी परसों तरसों बहुत खतरनाक वारदात हुई है जिसमें एक बंदे की जान चली गई है। 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है ये। बहुत बगैर मुतवक्के चीज़ें हो रही हैं और ये जो हमारी अभी रिसेंट गवर्नमेंट बैठी हुई ना, मैं इससे बड़ा मायूस हूँ। मईशत देख लें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, हमारे बैंकों की हालत देख लें। 2022 बहुत ही मुश्किल तरीन साल था पाकिस्तानियों के लिए। एक हुकूमत गई, एक हुकूमत आई, साजिशें, जलसे, जुलूस, धरने। और सबसे ज्यादा जो मुतासर है वो आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि देखें बड़े लोगों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता। कहाँ खराबियाँ हैं, कहाँ खामियाँ हैं। देखें सियासत जब होगी जब ये मुल्क बचेगा। मुल्क की कोई परवाह नहीं कर रहा, सब सियासत में लगे हुए। क्या लगता है कि इस मुल्क के लिए बेहतरीन भलाई कौन कर सकता है? अब तो पता नहीं कि कौन करेगा, यहाँ तो सारे गद्दार ही आए हुए, कोई भी नहीं, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। Basically, when I come here, I come here to hang out with my family. I come here to see. I have weddings going on, and people from America, they don't understand because they've never been, so they're only looking at the news. वहाँ पे भी स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं? हाँ होते हैं, पर कम होते हैं because लोग डरते हैं पुलिस से। अरे तो आपने कोई खराब काम किया है, ब्राइब करके निकल जाओ। 58 साल का तो मुझे याद नहीं, 2-4 सालों में जो फ़र्क आया हर चीज़ में, बहुत हर चीज़ में फ़र्क आया। कारोबारी जो तबका है उस पर क्या फ़र्क पड़ा? लोगों की कुव्वत खरीद नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं लेने के लिए, बहुत फ़र्क पड़ा कारोबार में। बस महंगाई कम हो जाए और अच्छे जो आते हैं ना मिनिस्टर अच्छे आए जो मुल्क को संवारे। मेरी तेरी करने में ख़त्म हो जाएगा मुल्क। मईशत और तबाह बर्बाद हो रही है, खुद हमारे बच्चे कहते हैं हम नहीं रहेंगे। 2022 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, हम सब पर उम्मीद थे पूरे पाकिस्तानी कि हम 3 साल के मुश्किल वक्त के बाद एक अच्छे दौर में जा रहे हैं। लेकिन फिर हुआ यूँ कि अचानक से अप्रैल आ गया और सब कुछ अप्रैल फुल जैसे हम लोग एक इवेंट के तौर पे मनाते थे ना कि अप्रैल फुल है, तो अप्रैल ने इस साल हमें 2022 में पूरा फुल बनाया। और उसके बाद अब तक जो है ना हम लोग किसी भी सूरत खड़े नहीं हो सके, ना माशी एतबार पे ना इखलाकी एतबार पे। गरीब आदमी तो आप देखें पूरा पिस चुका है। जो महंगाई की हालत है, अगर एक आदमी 30,000 कमा रहा है तो उसका खर्चा 50-60 हज़ार रुपये हो गया। अब वो बच्चों की फ़ीसें दे या दवाइयाँ लाए या घर का राशन लाए, वो यही सोच के पूरा हो रहा है। जो लोग अपना कारोबार कर रहे थे उनके लिए कैसा साबित हुआ? हम कस्टमर का सामना नहीं कर सक रहे। कस्टमर को तो वही चाहिए जो पुराने रेटों में चाहिए। हमारी जो नई हुकूमत आई इन्होंने आकर हमारा सत्यानाश कर दिया है, हम बहुत परेशान हैं। कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए आप लोगों को? इसमें टैक्स नहीं है, आप एक माचिस लेते हो उस तक में टैक्स लगा हुआ है, समझे ना। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ हर दुनिया हर चीज़ समझ रही है, आवाम भी समझ रही है, मगर हमारी हुकूमत नहीं समझ रही है। हुकूमत कहती है कि महंगाई होगी या मुझ पर कोई जुर्म साबित हो जाता है तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, अगर कोई महंगाई होगी तो अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता कर दूंगा। आटा 150 रुपये किलो है, ये बताएं गरीब आदमी जो 1000 रुपये या 500 रुपये कमा रहा है वो अपने बच्चों को खिलाएगा या फाके करवाएगा? सैलाब की तबाहकारियाँ भी 2022 में जारी रही। ये सैलाब की तबाहकारियाँ जो है ये ख़त्म हो सकती थी। जो आपने फंड आए आपके पास उनसे आप हर चीज़ ख़त्म कर सकते थे। आपने अपनी जेबें भर ली हैं, आवाम पर या मुल्क पे कहीं कोई चीज़ नहीं लगाई है। इतना पैसा आने के बाद नया पाकिस्तान खड़ा हो जाता। आपने सैलाब का पानी ख़त्म नहीं कर सके, बस जो पैसा है आप लोगों ने अपने लिए लगाया। एक वज़ीर ख़ारजा हैं जिन्होंने ख़र्चा किया 2 अरब रुपए सिर्फ अपने चक्करों पे लगाने पे खर्च कर दिया। इसाक डार साहब ने, बिलावल साहब हैं वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। भाई उनका घूमने का काम क्या है? अपने सिंध को संभालो मेरे भाई। आप चोरों का काम ये नहीं है कि घूमना फिरना। मुल्क की सस्ताई करने के लिए आप लोगों को आए थे, आपने और महंगाई करके हमारा सत्यानाश कर दिया। 2023 जो शुरू हुआ है ना, तो इन्होंने बिजली के ऊपर हमें बगैर बताए हर चीज़ कर दी है कि आपको सुबह से शाम तक 24 रुपये यूनिट होगा और 6 से लेकर 10 बजे तक 44 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। टाइमिंग्स का भी नफाज करने लगे हैं वो। 8 बजे मार्केट बंद है। 8 बजे मार्केट बंद हो जाएंगी, हम कुछ भी नहीं कमा सकते। और ये मुल्क को सस्ताई के चक्कर में एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं कि हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये बताएं, आप 4-6 घंटे के अंदर आप डबल से ज़्यादा यूनिट कर देंगी तो भाई फ़ायदा क्या? इस सर्दी में कौन चला रहा है बिजली? आप खामोशी से खामोशी हर चीज़ महंगाई करते जाएं और आवाम से बोल रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए सच्ची सस्ताई कर रहा हूँ। क्या सस्ताई कर रहा है मेरे भाई? दूध हो गया 200 रुपये किलो, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको सिर्फ अपना जितना करप्शन किया उसको छुपाने के चक्कर में हमारा सत्यानाश कर दिया लोग। आपने सुना कि 2022 ने आवाम को क्या दिया, उन्होंने बताया, और 2023 से उनकी क्या तवक्कात है और वो क्या चाहते हैं मुल्क में होना चाहिए। एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी जानते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद है जिन्होंने पूरे साल आवाम को क्राइम की खबरों से आगाह रखा। अच्छा नज़ीर, मुझे ये बताइएगा, जो हम अगर बात करें एडिशनल आईजी जावेद उल्लू साहब की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 2021 में तकरीबन डकैती मज़ामत पे 75 अफराद का कत्ल हुआ और 2022 में 109 अफराद, यानी ये जो शरह है वो 7% बढ़ गई। आप पूरे साल आवाम को आगाह करते रहें। आप ये बताइए, एक तो ये जो बता रहे हैं कि ये जो शरह बढ़ी है, जबकि इनका ये कहना था कि जी शाहीन फोर्स का भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए इजरा किया गया और दीगर इकदाम भी किए गए, तो क्या ये फेल हो गए? साल 2022 कराची के शहरियों के लिए बदतरीन साल रहा है। तकरीबन 7 साल का ही रिकॉर्ड टूटा है। अगर 75 अफराद 2021 में हुए तो 115 के करीब 2022 में जाबाग हुए जो डकैती मज़ामत पर हुए हैं। 1000 से ज़्यादा डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 52,000 आपकी मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। 26,000 से ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन छीने गए। आपके तकरीबन जो पुलिस ने भी जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं या मुकाबले किए हैं तो तकरीबन 129 डाकू मारे गए हैं। 38,000 के करीब मुल्ज़िमान पकड़े गए। हमारे जो कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये कि यहाँ पर आप जितनी बड़े से बड़ी कार्रवाई कर लें, चाहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करे, पुलिस करे या रेंजर्स करे, मामला आकर एट द एंड फंसता है प्रोसिक्यूशन पे। जब तक आप केस को परसू नहीं करेंगे और उसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि आप रहीम स्वाति केस आप देख लें, परवीन रहमान का सबसे बड़ा केस है। कराची में तफ्तीशी पुलिस का जो सबसे अहम किरदार है और सबसे जो बदकिस्मती हमारी है कि तफ्तीश में कोई भी अफसर जाना नहीं चाहता और जो जाते हैं तो फिर इस शोबे में इतनी ज़्यादा करप्शन है कि पुलिस जो है वो ना चाहते हुए जो है वो इस करप्शन में मुलविस हो जाती है और इसके अंदर फिर इन मुल्ज़िमों को जो है फ़ायदा मिलता है और उनके जो वो सज़ाओं से बच जाते हैं। आप NAD के तालिब इल्म है बिलाल नासिर, इसको डकैती मज़ामत के दौरान कत्ल कर दिया गया। आपने हमने सबने CCTV फुटेज देखी। उसी मुल्ज़िम को जिसका नाम जुम्मा खान था, मैंने खुद 1.5-2 महीने पहले उसकी CCTV फुटेज चलाई थी जब वो सुपर हाईवे पर एक गाड़ी में डकैती कर रहा था मेन रोड पर रोक के, और उसके बाद वो गिरफ़्तार हो गया था। लेकिन 8 दिन के अंदर वो ज़मानत पर रिहा हो गया और उसके बाद आगे फिर उसने जब दोबारा से वारदातें शुरू की तो फिर ये बिलाल नासिर वाला केस पेश आया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जितनी तेज़ी से मुल्ज़िम पकड़े जाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से छूटे जाते हैं। गुलिस्तान जौहर के वाक़े का जिक्र करूँगी जिसमें एक जो है वो शख्स को मारा गया और जब उसके मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तफ्तीश की गई कि कौन था, कौन मुजरिम था, किसने मारा, तो पता चला कि वो मारने के बाद क्योंकि वो ज़मानत पर रहा था तो इसलिए उसने कत्ल किया, उसके बाद फिर वो जेल में चला गया। जेल के अंदर से भी नेटवर्क चलाए जाते हैं। अगर आप सरप्राइज़ विज़िट करें और जेन्युइन विज़िट हो तो मैं गारंटी से कहता हूँ अभी भी आपको सेंट्रल जेल के अंदर से 300 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, ड्रग्स और हर किस्म का आपको ऐसा जो लोकल हथियार कहलाता है जिसके अंदर खंजर वगैरह चीज़ें आपको ये भी मिलेंगी। आपको हर वो ममनुआ अशिया आपको जेल के अंदर मिलेगी जो कि आपको बाहर भी शायद इतने आसानी से दस्तयाब नहीं हो। लेकिन अगर आपको जेसी हो जाती है और जेल के अंदर आप कुछ अर्सा रहते हैं तो वहाँ पर आपका बाकायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बन जाता है। हर किस्म के किरदार वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ गैंगवार के भी होते हैं, अस्करी पसंद जो जमातें उनके भी होते हैं। तो ये सब इंतज़ामिया की नाक के नीचे हो रहा होता है। इंतज़ामिया की नाक के नीचे हो रहा होता है, उनको सपोर्ट से हो रहा होता है। उनकी नाक के नीचे नहीं हो रहा होता, उनको हिस्सा मिल रहा होता है करप्शन का। तो ये सारे गढ़ हैं। अगर हम बात करें सुसाइड रेशो की तो वो भी 8% बढ़ा है। रेप केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 500 के करीब ख़वातीन और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये ज़्यादातर उन मकामात पर पेश आ रहे हैं जो कच्चे इलाके या ऐसे इलाके जहाँ पर घर करीब हैं, छतें करीब हैं और ज़्यादातर बैचलर्स या फिर किराए पर रहने वाले जो अनासिर होते हैं वो करते हैं। लेकिन इसके अंदर अपने सगे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नौकरियां नहीं हैं और आप अगर मैरिड हैं, आपके सामने आपके 2 बच्चे 3 बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, आप 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद अगर आप में हिम्मत हुई तो आप ख़ुद को मार देंगे और अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया तो आप उनको भी मार देंगे और अपने पूरे ख़ानदान का खात्मा कर लेंगे। तो ये तो एक ऐसा सोशल इशू है जिसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। हमने खुद देखा है कि कराची में असलहा इतना खुला मसला मिल जाता है कि आपको तलाश नहीं करना पड़ता। आप अभी ऑनलाइन जाए, फेसबुक पर लिखें आपको वेपन चाहिए, जो वेपन चाहिए होगा आपको कोयटा, पेशावर से, चमन से कराची तक पहुंचा कर देंगे। हज़ारों की तादाद से जाली लाइसेंस मौजूद हैं। 2022 में भी एक ऐसा गैंग बस्ट किया गया था जो कि किराए पे वेपन्स देता था। किराए पे जो वेपन देने के 2 से 3 तरीक़ेकार होते हैं कि जो ऐसे गिरोह आपको असला किराए पर देते हैं तो या तो वो आपसे 50-50 हिस्सा लेते हैं या फिर जो है ना उनकी दीगर डिमांड होती हैं। जब तक
आपका ये शहर डीवेपराइज नहीं होता तो आप ये समझ जाए कि यहाँ ना स्ट्रीट क्राइम रुक सकता है ना इस तरह के वाक़यात। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जराइम की जो ये शरह बढ़ रही है उसकी वजह गुर्बत और महंगाई है। देखिए, गुर्बत और महंगाई तो ये तो लाजमी है। कराची में बहुत बड़ा नेटवर्क, इस टाइम पे इतना बड़ा नेटवर्क के स्ट्रीट क्राइम भी पीछे रह जाते हैं, वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग या कार लिफ्टिंग का है। जो हमारे जो अथर मतीन थे वो भी कार लिफ्टर के हाथों शहीद हो गए थे। पहले फिगर ये होता था कि मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग ज़्यादा होती थी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग कम होती थी। अब आपका रेशो ये है कि 26,000 अगर मोबाइल फ़ोन है तो 50,000 से ज़ायद जो है ना आपकी मोटरसाइकिलें चोरी होती है, क्योंकि ये इतना आसान क्राइम बन चुका है कि आपने यहाँ से उठाई 50,000 की, अगर 70,000 की भी मोटरसाइकिल आपने 5-10,000 रुपये बेची, आपने नशा किया, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग एडिक्ट है ना वो इस काम में मुलविस है। 2023 में क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जा सकें? हमारे जो शाहीन फोर्स बनी है ये इसी लेट सपोज जैसे हम ये थाने में खड़े हुए हैं, थाने से 2 एहलकारों को उठा के बोला यार आप ये जैकेट पहनो, आप शाहीन फोर्स के हो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका वाहिद हल एक ही है कि आप एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाएं, हो वो IG एडिशनल IG के मातहत ही, लेकिन उसका जो कमांडेंट अलग हो। नाजरीन, हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध सैयद रियाज हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हुआ? तो हमने तो पहले भी कोशिश की है खिदमत करने की, अभी भी कर रहे हैं, मगर अगर शहर की हालात की बात करें तो उसके लिए हमारे CM साहब ने पहले भी कोशिश की। अभी हालात कुछ हुए थे मगर उसके लिए हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, कौमी लेवल पे भी हुई है नेशनल एक्शन प्लान की। उसके अलावा कराची के लिए भी CM साहब की मीटिंग हुई है, उसमें स्ट्रिक्टली उन्होंने हिदायत दी है कि जो स्ट्रीट क्राइम है या और भी ऐसे अनासर हैं उनको सख्ती से जो है निपटा जाए। उसमें चेकिंग्स भी हमने बढ़ाई है। अमन व अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। ये तो आपने खुद देखा जब CM साहब विजिट पे निकले तो खातून ने रोककर उन्हें बताया कि किस तरीके से उनके साथ वारदात हुई और वो अपनी फरियाद लेके थानों तक जा रही हैं, लेकिन उनकी फरियाद की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। देखें, कराची शहर के लिए आपने अभी जैसे खुद फरमाया कि CM साहब खुद भी निकले थे राउंड पे, इसलिए और ख़ुद हम कोशिश करते हैं कि हम खुद सुने फरियाद लोगों की। और अभी आपने बजा फरमाया कि काफ़ी हमें शिकायतें मिली हैं यहाँ पे शहर में जो हुए, हमने देखा भी है न्यूज़ पे। तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे वारदातें करते हैं, मगर इंशाल्लाह उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आप समझते हैं इदारों की गफलत है? नहीं, देखें, इदारे अपनी कोशिश पूरी करते हैं, मगर एक हमारा शहर बड़ा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलियों में से छुप जाते हैं, मगर उनको पकड़ना अभी इंशाल्लाह कैमरास भी हैं उनमें ईजी है। – 2023 में क्या नई SOPs होंगी? नेशनल लेवल पे मीटिंग हुई है जिसमें जो टाइमिंग्स का भी हुआ है, जो रात को जल्दी बंद होगी, उसमें हमारे मुल्क के लिए जो है सही, उसमें ताजिर बरादरी तो एहतजाज कर रही है। आज वो देखते हैं, हमने सबको कोशिश की ऑन बोर्ड लें। अब सिंध गवर्नमेंट की अब CM साहब देखें क्या करते हैं, उसका हमें सही, अगर ताजिर बरादरी अग्री नहीं होगी तो फिर भी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे सबको ऑन बोर्ड लेके करें, क्योंकि सबको राज़ी करें। एक तो हमारे कौमी इंटरेस्ट में एक बात जाती है, तो उसमें हम तो कोशिश करेंगे हमारे शहरी भी उसमें जो तावन करे, और हम भी कोशिश करेंगे सबको राज़ी करके उसमें चले। साल 2022 में सैलाब की तबाहकारियाँ भी हुई, क्या उस चीज़ को अब कवर कर चुके हैं? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इमदाद भी मिली। हमारे सूबा सिंध में जो है सबसे ज़्यादा अगर काम किया है या नज़र भी आए होंगे तो वो CM साहब, बिलाल भुट्टो, जरदारी साहब और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी MP MNAs थे, वो अपने इलाकों में अपने लोगों की खिदमत में थे। हम अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी अपने एरिया में तकरीबन 3 महीने तक दिन रात चला हूं। मैं यहाँ ऑफिसेज़ वगैरह हम सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए थे, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोगों को हर UC लेवल पे हर गांव में रिलीफ दें, और हमने कोशिश करके पहुँचाई है। और रही पानी की बात, तो हमने उसमें CM साहब ने सख्ती से कहा था, और अमले को भी वहाँ पे जो इरिगेशन का था उसमें ड्रेनेज
का काम हुआ है। जो तमाम मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का भी काम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और अभी तक हम कोशिश यही करते हैं। हमने कुछ दिन पहले लोगों में ब्लैंकेट्स भी दिए, उससे पहले राशन भी दिए थे, उससे पहले टेंट्स भी दिए थे। अच्छा, ये नए साल में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को? देखिए, हम पूरी अपनी तरफ से, हुकूमतों की तरफ से हम तो कोशिश करते हैं, मगर हम अपने लोगों को भी कहेंगे कि वो भी हमारा हुकूमतों का साथ दें। और दूसरा ये कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को अपना घर समझें और हम भी अपने उसको साफ़ रखें, हमारे मुल्क को साफ़ रखें। ये हमारे लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा। नाज़रीन, हमारे साथ माहिर माशियात ज़फ़र मोतीवाला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि 2022 मुल्की मईशत के लिए कैसा साबित हुआ? हमारी इकॉनमी तहलील हो रही है। हमारे डॉलर रुपी की पैरिटी में पाकिस्तानी रुपी तहलील हो रहा है, बल्कि हो गया है। हमारे इंटरेस्ट रेट, जो लो इंटरेस्ट रेट की हमें उम्मीदें होती थी, वो तहलील हो चुकी हैं। हमारे जो इकॉनमी के जीडीपी के बड़ी रफ्तार से बढ़ने की जो उम्मीदें थी, वो तहलील हो चुकी हैं। ज़मीन के नीचे के जो ज़खायर थे, गैस, पेट्रोल, फ्यूल, वो तहलील हो चुका है। कहा यह जा रहा था कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलराइजेशन और हुंडी हवाले का काम कम हो जाएगा, लेकिन हालात उसके बरक्स निकले। मार्केट और इंटरबैंक में इंटरनेशनल करेंसियों के रेट में 35 से 40 रुपए का फ़र्क आया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, क्योंकि ये FATF ने जो हमें बाकी बिजनेसेस ख़त्म हो गए, तो उससे ये हो गया कि जो हमारे पास एक रकम आ जाती वो ख़त्म हो गई, वो बंद हो गई है। और उसके बाद ये हुआ है कि जो सख्त पॉलिसीज़ और जो इकोनॉमी का डाउनफॉल आया, तो हमारे पास जो डॉलर के रिज़र्व्स थे वो भी तहलील हो चुके हैं। इस दफ़ा रिकॉर्ड लो हो चुका है। और जो हमारे पास जो 30-35 रुपये का फ़र्क आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इंटरबैंक को सख्ती से रोक दिया है और ओपन मार्केट में ओपन छोड़ दिया है। तो ये दोनों का डिफरेंस इतना बड़ा बढ़ गया है। अब ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर कहाँ गया। फिर एक ये नई थ्योरी आई थी कि भाई $1 बिलियन तो स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान। ये सब बातें हैं। दरअसल अभी जो हालात हुए थे और ये पॉलिटिकल क्राइसिस थी, उसमें रेमिटेंस जो हमारी आ रही थी बाहर से, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भेजते थे, उनमें भी कमी आई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करें और बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स की बात करें, तो उनके लिए भी 2022 अच्छा नहीं रहा। क्या कहेंगे? सुपर टैक्स के ऊपर इतनी झगड़े हुए हैं, कोर्टों में गए हैं, स्टे मिल गया है, लेकिन आपके एक दिमाग में गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड नज़र आ जाता है, कोई नई टैक्स लगता है तो। यही बात हमारे को जब हालात बहुत अच्छे थे तो यहाँ तक बातें होने लगी थी कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाएगा, और एक आध मरतबा 35% से 34% किया गया है। लेकिन अब जो है ये सिम्टम्स और ये पॉलिसीज़ आगे की बता रही हैं कि टैक्स बढ़ेगा, जिससे टेक्सटाइल्स वालों को बहुत मुश्किलात आएंगी। और टैक्स के सुपर टैक्स का अगर वो स्टे जो है वो वेकेट हो गया तो हमारे ऊपर मुश्किलात आ जाएंगी। और जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बाकायदा बंद हो रही हैं। ये जो मुश्किलात आ रही हैं इसीलिए आ रही हैं कि हमारा इंपोर्ट तो कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट हमने कम इस तरह किया है कि सब चीज़ें बंद कर दी हैं। ये अब वो हालात क्यूबा के स्टाइल पर जा रहे हैं। तो क्या हम ये सोचें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? रोज़ हम रात को सोते तो यही लगता है कि सुबह हम डिफ़ॉल्ट पर हैं, और ये डिफ़ॉल्ट की स्पीड इतनी तेज़ी से है कि अभी तक देखें हम IMF के ट्रैक पर तो आ गए हैं। अब इन सब से पूछा जाए कि भाई आप ये IMF में ना जाने का फैसले बार बार क्यों करते हो? आपका हाथ पकड़ने वाला कौन है? आपको तो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी ये बोल दिया है कि आप IMF के थ्रू आओगे तो हमसे बात करो, नहीं तो नहीं करो। नहीं तो मेरे हिसाब से हम डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये है कि हम IMF के साथ बंधे रहें, तो ये डिफ़ॉल्ट लेंथी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और ये दूर भी कोई 10 साल दूर नहीं, ये आपको फिर हर महीने एक और किस्त भरनी है, फिर हर महीने आपको IMF से रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। कुदरती आफात की बात की जाए तो पाकिस्तान को 2022 में सैलाब की तबाहकारियों का भी सामना करना पड़ा। भाई आधा सिंध डूब गया। आप देखें कि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर सब ख़त्म हो गया। कहीं पर मच्छर उनके बच्चों को मार रहा था, डेंगू फीवर, कहीं पर भूख मार रही थी, कहीं पर उनको जगह नहीं थी। मुझे अफसोस ये है कि सिंध की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, इन्होंने कोई पूछा ही नहीं है। सही है। और जो बैरून मुल्क से इमदाद वगैरह आई, आप क्या समझते हैं, क्या वो तकसीम की गई? मेरे को तो कहीं नज़र ही नहीं आई। बल्कि मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो NGOs क्लेम कर रहे थे कि कराची से हमने 1100 ट्रक चला दिए हैं, हमने पूरे इंटीरियर सिंध में मालूम किया है
कहीं पे वो ना ट्रक पहुंचे ना कुछ हुआ है। महंगाई की शरह की बात करें तो 27.3% के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वो जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात होती थी कि भाई पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खाना पीना सब कुछ कर लेगा, अब वो नहीं रही बात। महंगाई फूड की है, फिर आप ये देखें कि ये सोयाबीन नहीं आ रहा तो ये मुर्गी अंडे ये सब महंगे हो रहे हैं। फिर आप चीज़ों में देखें कि आपके एसेंशियल चीज़ें हैं, मोबाइल एसेंशियल चीज़ है, कंप्यूटर लैपटॉप, अभी आईटी का ज़माना है पूरी दुनिया का, तो वो जो आईटी के लिए हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान में बूम होगा, अब आपको एक लैपटॉप जो 6-7 हज़ार रुपये का मिलता था अब 17 हज़ार में भी नहीं मिला। तो ये चीज़ों की तो अभी महंगाई आपने देखी नहीं है, ये चीज़ों की महंगाई तो अब 2023 में आपको नजर आएगी। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ ऐसी चेंजिंग होनी चाहिए, वो गलतियां जो 2022 में दोहरा चुके हैं वो अब नहीं दोहरानी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और आज जो हुकूमत ने सख्त स्टेप लेने के शुरू किए हैं कि 8 बजे बंद कर देंगे, बंद करें। लोगों को बड़ी गाड़ियों में घूमने फिरने से गुरेज करवाएं, और जो कहता है 8 बजे हम मार्केट नहीं बंद करेंगे वहाँ लाइट बंद कर दें। फिर पब्लिक ये सवाल करती है ना कि भाई वो अपने जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट भी तो करता है ना। ये आप नहीं कर सकते, ये आप आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं है, आपके ऊपर तो कर्जा बहुत ज़्यादा है। जी, आपको क्या लगता है जैसे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, हुकूमत को ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? सबसे पहले तो ये इम्पोर्ट फौरी तौर पर जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं, सोयाबीन ताकि मुर्गी अंडे के भाव कम हो, आटे का कुछ करो, ये वो चीज़ें हैं जिससे 70% आपका मुल्क ईजी हो जाता है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी जो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन मुल्की हालात और आलमी सतह पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों ने कारोबार को बेइंतहा मुतासर किया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। ऐसे में अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि 2022 अपने साथ मुख्तलिफ माशी बहरान लेकर आया था, जिसने कारोबार, तिजारत, कर्ज हर चीज पर असर डाला। अब 2023 में किन इक़दामात की ज़रूरत है जिससे बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो और मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आइए जानते हैं। देखिए 2022 जो है वो तो बड़ा डिजास्टर्स साल था। सबसे बड़ा जो इसमें वजह थी वो पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए और फ्लड्स के आफ्टर फ्लड के जो इफेक्ट्स थे, सारी जो हमारी क्रॉप्स थे, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ। वही हमारे एक्चुअली अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री कैटर करती है लोकल्स के अंदर, अर्बन एरिया कैटर करता है रूरल एरिया को, और रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी फसलें ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान 2022 में समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इस फ्लड से हुआ। अब गैस की कमी और ये फ्लड्स की वजह से और जो हमारे जो हालात हैं उस वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वो हम वापस उसी जगह पे आके खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी एक्सपोर्ट्स कम होंगी पाकिस्तान की पिछले साल के मुकाबले, और गैस नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ऑर्डर्स भी हम मीट नहीं कर सकते, इसलिए नए ऑर्डर्स भी नहीं मिलते, तो इससे एक्सपोर्ट्स पर भी असर आता है। डेफिनेटली जी ये जो इसकी जो दोनों चीज़ों की वजह से हमारी एक्सपोर्ट पे भी असर आ रहा है, प्रोडक्शन पे भी असर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर आ रहा है, महंगाई भी इसी की वजह से है। बहुत सारे मामला हैं जिसको हमको हल करने के लिए इकदाम करने चाहिए, और इस इकदाम में सब सर फहरिस्त ये है कि हम इंडस्ट्री जो है उसको चलाने की कोशिश करें। यहाँ हम डोमेस्टिक को देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो हमारी पॉलिसी जो है उसके अंदर चेंज लाना ज़रूरी है। फंडामेंटल चेंज ये है कि पहली प्रायोरिटी जो है इंडस्ट्री को देनी चाहिए, और जो है ना दूसरी प्रायोरिटी पे डोमेस्टिक होना चाहिए। अभी देखें कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो मसनूआत लेने वाले लोग हैं वो भी अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाएंगे। जो परसेप्शन है पाकिस्तान का वो उससे बड़ा ख़राब हो रहा है। टैक्सेस तो जब होते हैं जब आपकी इंडस्ट्री चले, और इंडस्ट्री जब प्रोड्यूस करेगी तो उस माल के ऊपर टैक्स है। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट जब माल आएगा तो उसके ऊपर टैक्स है, उससे पहले तो कोई टैक्स नहीं है। इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि माल आ नहीं रहा, इंपोर्ट हो नहीं रही, इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं है, इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस नहीं है। तो जो हमारे जो हालात हैं वो बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ हैं। टैक्सेस तो जो बजट में लगे थे वो हैं, और एक टैक्सेस का एक बड़ा एक आम सा एक फार्मूला है कि टैक्सेस आर नथिंग
but the byproduct of the vibrant economy and wheel of industry. इस वक्त तो हमको जो तगोदौ करनी चाहिए वो हम समझते हैं कि इंडस्ट्री को चलाने में, ट्रेड को संभालने में, इंपोर्ट के ऊपर जो कदगन डाले में, उसमें जो पोर्टों पे जो माल रखे हुए उनको रिलीज करने में, नई एलसीआर खोलने में, रॉ मटेरियल की फराहमी को आसान बनाने में, कॉस्ट ऑफ डूइंग को बिजनेस को कम करने में और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दुनिया की जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग ममालिक हैं उसके बराबर लाने में। कराची के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल अलग है। कराची में कभी कोई दुकान 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे से पहले खुलती नहीं है सुबह को। तो हमारे जो पीक आवर्स होते हैं वो शुरू ही 7, 7:30 बजे होते हैं और 10, 10:30 बजे तक वो पीक आवर्स चलते हैं। दुकानदारी के लोग जो खरीदने के लिए घरों से निकलते हैं वो गर्मियों की कहें या कुछ और कहें, हमारी एक सिस्टम है, हमारी एक आदत है और रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। कराची का ये हाल है। इस डायनामिक को देखते हुए मैं नहीं समझता कि 8:30 बजे का जो दुकानें बंद करने का जो एक हुक्मनामा जारी हुआ है उस पर अमल हो सके, मैं नहीं समझता। कंजर्वेशन करनी चाहिए। मैं तो 2 साल से कहता हूँ हमारे मुल्क के अंदर जो है ना एनर्जी की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उसके जो बार होल्डिंग्स हैं उनको बंद करवाते हैं दुकानों के, उनके अंदर अगर 10 बल्ब जलते हैं उसको 5 बल्ब जलाने की इजाज़त दें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसको 8:30 बजे बंद करा देंगे तो सेल ही रुक जाएंगी। 2023 हमको पुरउम्मीद रहना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये हमारी सारों की जो है ना मुस्बत और एकदम पक्की यकीन कामिल होना चाहिए कि पाकिस्तान रहने के लिए है, कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और सबको मिनहसुल कैम हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। हुकूमत के मामले में हुकूमत को ये देखना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा कहीं हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री से ज़्यादा तो नहीं है, ये हमको देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ये देखना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारा और हमारे कॉम्पिटिंग कंट्री का फ़र्क तो नहीं है। हमको इन फ़र्क को निकालना चाहिए। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट को भी आप बढ़ाओ, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ट्रेड को बढ़ाओ तो ट्रेड जब ही बढ़ेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। एक होता है जिसे कहते हैं इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, जो है ना, ये जब तक इनेबलिंग नहीं होंगे हम कैसे काम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उनसा, ये बताइएगा कि 2022 में क्या पेशन गोइयाँ थी पाकिस्तान के हवाले से और कितनी जो प्रेडिक्शंस थी वो सही साबित हुई? 2022 में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है मेरी कामयाब गई हैं, जिसमें इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक हो गई थी और उसके बाद जो क्रिकेट की मैंने काफ़ी प्रेडिक्शंस की थी वो कामयाब गई हैं। तो अब आप क्या देख रही हैं कि 2023 पाकिस्तान की सियासत में क्या उतार चढ़ाव आएंगे? देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से इसको देखें तो सैटर्न जो मेजर प्लैनेट्स हैं उसका मूव नज़र आ रहा है। छोटे मोटे जो प्लैनेट्स हैं वो तो मूव करते रहते हैं, लेकिन एक सैटर्न, जुपिटर, केतु और राहु का इस साल जो मूव नज़र आ रहा है, ट्रांजिट नज़र आ रहे हैं, अपनी जगह से वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2023 को अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर 7 बन रहा है। नंबर 7 का जो अदद है वो केतु की एनर्जी लेकर आ रहा है। फिर उसके बाद 2 नंबर आप देख रही हैं कि 2 दफ़ा आया है, मून की एनर्जी होती है। 3 नंबर्स जुपिटर की एनर्जी है। टैरो कार्ड्स अगर देखें तो 2 कार्ड्स जो हैं वो 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक द चैरियट का कार्ड और एक है द टावर का कार्ड। अब इसकी क्या मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, स्पेशली पॉलिटिकली, इकॉनमी वाइज जो है वो पूरी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। यानी महंगाई आप देख रहे हैं 2022 में बहुत इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में। यहाँ पर मुझे पाकिस्तान में भी या फिर पूरी दुनिया की बात करें कि 2023 भी महंगाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, डॉलर स्पेशली जो है बहुत फ्लक्चुएट होता हुआ नज़र आएगा आप सब लोगों को। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पॉलिटिकली बहुत कशीदगी रहेगी, सियासी चीज़ें बहुत कशमकश का शिकार रहेंगी। मिड ऑफ द ईयर तक जो है वो मुझे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। यानी कि स्पेशली जून के बाद एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है पाकिस्तान का और उसमें सियासी इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है मुझे, और स्पेशली अवाम को जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। सितारों की चाल के हिसाब से बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज पे क्या कहेंगे आप? क्लाइमेट चेंजेस के लिए बात करें तो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं डेविल की एनर्जी, और यहाँ पर मुझे लगता है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो बिल्कुल लोग जो है अनएक्सपेक्टेडली क्लाइमेट चेंज को फील करेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर सैलाब वगैरह की इस तरह की सिचुएशन भी हुई है, तो इस साल भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है। आप क्या समझती हैं नया साल
पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फाइनेंसेस मनी का कार्ड होता है, इकोनॉमी का कार्ड होता है। तो इकोनॉमी वाइज जो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालात जो है ना वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कौन सी जमात को आप इक़्तिदार में देख रहे हैं? PTI जो है वो 2023 में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दूसरी जो पार्टी है यहाँ पर नून लीग। अब नून लीग का हाल देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 तलवारें, यानी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि 2023 में वो क्या करें, किस तरीके से चलें। हालांकि हुकूमत में वो लोग हैं लेकिन जहनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, इनडिसाइसिव हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत किस तरीके से चलाई जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये कार्ड क्या है कि इधर से उधर, उधर से उधर, यानी कि दूसरी जमातों के साथ ही मिलकर कुछ बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। MQM और जमात इस्लामी भी बता दें। MQM के लिए देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड होता है किसी बच्चे का कार्ड, एक इमेच्योर कार्ड होता है। मुझे लगता है कि MQM या मुत्तहिदा जो है वो 2023 में मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास कारनामा अंजाम देगी। अगर छोटी मोटी ये चीज़ें पॉलिटिकली सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करना, बयानात देना, ये चीज़ बस होगा। जमात इस्लामी जो हर्मिट का कार्ड है, खामोशी से अपना काम करती रहेगी। जमात इस्लामी जिसकी हुकूमत आएगी हो सकता है उसी के साथ शामिल हो जाए। आवाम को क्या कहना चाहती हैं? आवाम के लिए जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। इस साल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग, ट्रेडिंग, टूरिज्म, तो इस तरह के कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2022 का साल तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया, जिनके जवाबात में ही 2023 में हम उन रास्तों को खोज सकेंगे जिन तक रसाई नहीं हो सकी। पाकिस्तान में मुताद्दिद हुकूमतें आई और गई लेकिन हिकमत अमली वो नहीं अपनाई गई जिसकी मुल्क को जरूरत थी। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों को आइंदा होने से रोकने के लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ तरक्याती मंसूबे बनाने होंगे और ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे बैरूनी कर्जों के साथ लातादाद लगे अवामी टैक्सों से भी निजात मिल सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बंद होने से रोका जाए ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली बेरोजगारी को काबू किया जा सके और एक आम शहरी अपनी जिंदगी में सुख का सांस ले। हुकूमत और आवाम को मिलकर इस नए साल को कामयाब बनाना होगा, तभी मुल्क की मईशत परवान चढ़ सकेगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।